डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस उनको कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इनके ऊपर अप्लाई करेंगे ये उसको रिपेल करते हैं। और इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो रहता है। कैसे जीरो रहता है? क्योंकि ये वो सब्सटेंसेस है जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोमेंट है वो यहाँ पे जीरो हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये बना रहा है सपोज नॉर्थ साउथ। दूसरा इलेक्ट्रॉन यही इसी ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, ये बनाता है साउथ नॉर्थ। तो ये इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट कर देता है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जीरो हो जाता है। समझ में है ना? और ये जो डायामैग्नेटिज्म है या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, इनके अलावा मैं बोलूँगा डायामैग्नेटिज्म जो रहता है यानी रिपल्सिव एक्शन जो रहता है इसका, डायामैग्नेटिज्म ये हर उस सब्सटेंस में रहता है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। समझ में है ना? तो अगर हम देखेंगे जितने भी मटेरियल हैं, चाहे एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जिस चीज़ में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे उसमें कोई दूसरा मैग्नेटिज्म हो या ना हो, डायामैग्नेटिज्म तो उसमें ज़रूर रहेगा। सो डायामैग्नेटिज्म इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सब्सटेंस। मैं समझा दूंगा ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ये मैं समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा लिथियम, बहुत ही छोटा एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, ऐसी है ना। ये अंदर वाला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस ऑर्बिटल में, एस सब शेल में, और बाहर वाले शेल के एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहा तो नेट स्पिन तो है कुछ, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन अंदर वाले शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट है भी, तब भी इसमें कुछ ना कुछ डायामैग्नेटिक मोमेंट है, यानी डायामैग्नेटिज्म है इसमें। यानी डायामैग्नेटिज्म हर एक सब्सटेंस में रहता है, चाहे वो अगर हम इंडिविजुअल एटम ही क्यों ना लें, क्योंकि हर एक एटम के अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं। और जो स्टेबल सब्सटेंसेस रहते हैं उन सब में जनरली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वो जनरली इसीलिए क्या रहते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आना? अब एक और क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये कहा कि दीज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो रिपल क्यों होती है? रिपल क्यों होती है? जो रिपल्शन है, रिपल्शन में इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। फिर रोल किसका है? यहाँ पे रोल है ऑर्बिटल्स का। तो रिपल्शन में जो रोल है वो रहता है किसका? ऑर्बिटल्स का रोल, ऑर्बिटल्स। जब हम एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और यहाँ से हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, राइट? तो होता क्या है, इस सब्सटेंस के जो एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनके जो ऑर्बिट्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स, वो टिल्ट हो जाते हैं, यानी वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं थोड़ी सी। और जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, ऑर्बिटल्स, वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं। ऑर्बिटल मूवमेंट जो रहता है, मैं बोलूँगा ऑर्बिटल मूवमेंट, वो अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखता है। यानी मान लीजिए इसका ऑर्बिटल मूवमेंट ये है, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। उसकी वजह से क्या होता है, ये रिपल होना शुरू होती है, यानी ये यहाँ पे इसमें रिपल्शन आ जाता है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये है ऑर्बिटल मोमेंट, ये बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करता है और यहाँ पे रिपल्शन हो जाती है।
समझ में आया ना? तो अब मैं अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेता हूं ये, और इसके थ्रू मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कराना चाहता हूं, समझ में आया ना? ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, प्योरली डायमैग्नेटिक। तो ये इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करेगा, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे भागेंगी, यहां से ऐसे, ये ऐसे, ऐसे भागेंगी, इन्हें इसके थ्रू ये पास नहीं होने देंगी। यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ऑफ फोर्स को अपने थ्रू, यानी खुद के थ्रू पास होने नहीं देती। समझ में आया ना? अब अगर ये इसके थ्रू पास ही नहीं होंगी तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटाइजेशन भी नहीं होगा, इसमें परमिएबिलिटी भी बहुत कम रहेगी, यानी ये थ्रू, इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को परमिट ही नहीं करता, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन भी नहीं होगी। तो इसमें जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम रहेगी, वो नहीं रहेगी, वो जीरो से भी कम रहेगी, नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी रहेगी। समझ में आया ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कंडीशन में, इस तनाजुर में या इस सिचुएशन में हम डायमैग्नेटिज्म को या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं ये बोल सकता हूं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस or those which do not allow magnetic lines of force to pass through them। क्यों नहीं करती अब एलो ये? क्योंकि ये रिपल करती है, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू नहीं जाती। क्लियर? अब अगर मैं परमिएबिलिटी देखूंगा, इसकी परमिएबिलिटी कितनी होगी। देखो परमिएबिलिटी जो है वो ऐसे डिफाइन की जाती है, या मैं इसको न्यू लिखूंगा, न्यू और पी, मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। एक सब्सटेंस की जो परमिएबिलिटी रहती है वो रहती है डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। मान लीजिए ये जो है ना, ये पूरा वैक्यूम है, इधर हमने वैक्यूम में इन लाइंस ऑफ फोर्स को पास किया, यहां पे तो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो बहुत ही कम है। मैं बोलूंगा इसके अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो मैं अगर इसकी परमिएबिलिटी लिखूं, मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन दिस सब्सटेंस, या इन द सैंपल बोलूंगा मैं, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। समझ में है ना? इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। इसका मतलब ऊपर का वैल्यू इस वैल्यू से कम है। समझ में आया ना? तो ये जो है, ये वैल्यू ये आएगा लेस देन 1। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, परमेबिलिटी, ये मैं रिलेटिव परमेबिलिटी लेता हूं। रिलेटिव क्यों? क्योंकि मैं लेता हूं परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अगर मैं रिलेटिव परमेबिलिटी कहूंगा, यानी permeability of the substance divided by permeability of vacuum, that is less than 1। ये less than 1 रहेगा, ये 1 से कम रहेगा। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स, पूरे लाइंस ऑफ फोर्स को अलो करता तब 1 रहता। अगर ये इसके अंदर ज्यादा डेंसिटी रहती तब ग्रेटर देन 1 रहता, लेकिन इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो मैं बोलूंगा इसकी जो परमेबिलिटी है वो लेस देन 1 है। समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है। अब बात करेंगे इसकी ससेप्टिबिलिटी की। ग्राम ससेप्टिबिलिटी लूंगा मैं। क्या ये सब्सटेंस
ससेप्टिबल है यानी इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, इसका एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैं बोलूँगा लेस देन 0, क्योंकि ये लाइन्स ऑफ फोर्स को तो अलाउ ही नहीं करता। तो मैं बोलूँगा इसकी जो ग्राम ससेप्टिबिलिटी है दैट इज लेस देन 0। समझ में आया? परमिएबिलिटी जो है वो लेस देन 1 है और ससेप्टिबिलिटी है लेस देन 0। क्लियर? तो आगे का जो ना वो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो है लेस देन 1 और ग्राम ससेप्टिबिलिटी जो है इसकी है वो है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, वो नेगेटिव में जाएगा। तो इसकी जो ग्राम परमिएबिलिटी है मैं बोलूँगा वो है माइनस में -1 इंटू 10⁻⁻6 CGS यूनिट्स। ठीक, CGS यूनिट्स समझ में आना। कुछ बुक्स में आपको 10⁻⁻7 भी दिखाई देगा, तो आप ये देख लो। अब इसकी एग्जाम्पल्स में बताऊंगा आपको। देखो वाटर है, इसमें सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक रहेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक रहेगा। अगर मैं हाइड्रोजन एटम लूंगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो पैरामैग्नेटिक रहेगा, वो डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से बिस्मथ मेटल जो लूंगा मैं, या मैं गोल्ड मेटल लूंगा, या मैं कॉपर मेटल लूंगा, या मैं एंटीमनी मेटल लूंगा, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। यहां तक तो समझ में आया। अब देखो, अब मैं देखता हूं जो ससेप्टिबिलिटी है इसकी, ग्राम ससेप्टिबिलिटी लो, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी लो, या फिर मोलर ससेप्टिबिलिटी लो। कुछ भी ससेप्टिबिलिटी अगर हम लेंगे, वो ससेप्टिबिलिटी इसकी कांस्टेंट रहती है। यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती। इंडिपेंडेंट किसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है? क्योंकि जो डायमैग्नेटिज्म है वहां पे हमने देखा, जो डायमैग्नेटिज्म है वो डिपेंड करता है, मैं बोलूंगा डायमैग्नेटिज्म यानी रिपल्सिव एक्शन जो है इसका, यानी जो रिपल्शन करता है वो, दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल मूवमेंट है ना, ऑर्बिटल मूवमेंट। एंड ऑर्बिटल मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्बिटल मूवमेंट जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल की शेप और साइज टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं होता। समझ में आया ना, ये टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं होता। क्लियर? सो दीज टू यानी शेप एंड साइज ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ऑफ टेम्परेचर। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो जाहिर सी बात है इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, ग्राम ससेप्टिबिलिटी, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ऑर्बिटल मूवमेंट इस पे डिपेंड करता है। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्बिटल मूवमेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो डायमैग्नेटिज्म भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी इसकी मोलर या ग्राम ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आया यहाँ तक? अब लास्ट में पूछता हूँ आपसे, डायमैग्नेटिज्म क्या है या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है? ये मैग्नेटिकली डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड? दीज आर मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस। क्लियर? तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।